तो जी, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मनी की हालात अपडेट्स के ऊपर। इनमें हम वो लॉज़ भी कवर करेंगे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अगर वो लॉ आ गए तो जर्मनी की नेशनैलिटी लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल या इम्पॉसिबल नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा हम जर्मनी की ओवरऑल जॉब मार्केट के ऊपर भी बात करेंगे, डिपोर्टेशंस जो यहाँ पे हो रही हैं या वो हालात जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं। चाहे वो लीगल इमिग्रेंट्स हों, चाहे वो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हों, चाहे वो नेशनैलिटी होल्डर्स हों या जिनके पास पीआर हो मतलब परमानेंट रेज़िडेंस, वो कौन से ऐसे हालात हैं जो उन पर इम्पैक्ट कर रहे हैं और जो आने वाले लोगों पे जो ये इरादा रखते हैं कि वो जर्मनी में इन फ्यूचर आना चाहते हैं या आने वाले हैं, उन पर जो हालात या जो लॉज़ जो उन पर इम्पैक्ट करेंगे, उनके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपका अगर कोई सवाल भी हो तो वो भी आप नीचे कमेंट्स में पेस्ट कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उन सवालों के जवाबात भी दे सकूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जर्मनी की जॉब मार्केट के ऊपर। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि जर्मनी को जो ख़तरा लाहक है, जो अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई है और जो इन्होंने जर्मनी को और ओवरऑल पूरे ईयू को जो आँखें दिखाई हैं और ये जो यूक्रेन और रशिया की वॉर जो चल रही है, उससे जो अब ईयू पर इम्पैक्ट होने वाला है या ऑलरेडी जो हो रहा है या जो खतरात लाहक हैं और जर्मनी की गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट की है जिससे अच्छा खासा पैनिक फैला है जर्मनी के अंदर, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले जॉब मार्केट पे बात कर लेते हैं। तो जी, जॉब मार्केट जो है यहाँ की अब बहुत ही ज़्यादा जो है अनप्रेडिक्टेबल आप कह लें या बहुत ही अनसर्टेन हो चुकी है या बहुत ही अब यहाँ पे सेफ्टी नहीं रही है जॉब्स के हवाले से, क्योंकि बड़ी सारी कंपनीज़ हैं जो ऑलरेडी जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको ले ऑफ कर रही हैं, क्योंकि जब से ये यूक्रेन और रशिया की वॉर चली है तो उससे ऑयल महंगा हुआ है, क्योंकि जर्मनी अच्छा खासा ऑयल रशिया से लेता था। फिर जब जर्मनी ने अमेरिका के कहने पे रशिया पे थोड़े से बैन्स या आप सैंक्शंस कह लें या रिस्ट्रिक्शंस लगाई, तो रशिया ने इन रिस्पॉन्स जर्मनी पर भी लगाई और फिर ये वॉर चलती रही। और उससे हुआ ये कि क्योंकि इनको ऑयल महंगा पड़ने लगा जर्मनी को, क्योंकि इन्होंने ऑल्टरनेटिव्स तलाश करे ऑयल के लिए और वहाँ से ऑयल इनको इतना सस्ता नहीं मिला जितना इनको रशिया से मिलता था। तो उसकी वजह से गैस और इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी चीज़ें यहाँ पर महंगी हुई और उसकी वजह से फिर ऑब्वियसली इंडस्ट्री का जो आउटपुट है, मतलब जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इंडस्ट्री की, वो बढ़ी, तो फिर कंपेटिटिवनेस जो है उनकी कम हो गई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस पीरियड्स। जर्मनी की कंपेटिटिवनेस बहुत ज़्यादा होती थी और अभी इनको बहुत टफ टाइम मिल रहा है चाइना से और इस तरह की दूसरी इंडस्ट्री से, ख़ास करके ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। और अभी रिसेंटली जो ट्रम्प ने टैरिफ्स भी लगाए हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ऊपर, जर्मनी के ऊपर, बल्कि पूरी दुनिया पे भी लगा दिए परसों तो उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो उससे हुआ ये है कि बड़ी सारी कंपनीज़ जो हैं यहाँ से अपने ऑपरेशंस जो हैं आउटसोर्स कर रही हैं, मतलब उन कंट्रीज़ के अंदर जो चीपर हैं रिलेटिवली वेजेस या जहाँ पर चीपर लेबर मिलती है, तो उन कंट्रीज़ के अंदर अपने जो ऑपरेशंस हैं वो आउटसोर्स कर रही हैं जर्मन कंपनीज़। और उसकी वजह से यहाँ पर जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं इन कंपनीज़ के, उनको ले ऑफ्स किया जा रहा है। मतलब हज़ारों के अंदर जो है ना कंपनीज़ ले ऑफ कर रही हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। और फिर जब ये सीज़न इस तरह का चल रहा है, जब इस तरह का टाइम पीरियड चल रहा होता है, तो ऑब्वियसली इस तरह की जॉब मार्केट में जॉब्स ढूँढना भी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं उनकी जॉब्स जा रही, तो जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको जॉब मिलना भी मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ऑलरेडी रिजर्व मोड में है, मतलब सेविंग मोड के अंदर हैं और वो ऑलरेडी जो हायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनसे छुटकारा हासिल करने का सोच रहे हैं, तो वो नए एम्प्लॉयज़ कहाँ से हायर करेंगे। तो उस वजह से यहाँ की जो जॉब मार्केट है वो बहुत ही इम्पैक्टेड है एंड एज़ कंपेयर टू प्रीवियस टाइम पीरियड, मतलब पिछले 5-6 साल से अगर आप कंपेयर करें तो जर्मनी की जॉब मार्केट बहुत ही बुरी हालत के अंदर है। तो मकसद ये है आपको इस जॉब मार्केट की सिचुएशन का बताना कि अगर आप बाहर से देख रहे हैं या आपके इंटेंशंस हैं, इरादे हैं आपके जर्मनी में आने के इन फ्यूचर, या आप ऑलरेडी नियर फ्यूचर आ रहे हैं या आप ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आपको अवेयरनेस हो कि अब जो पहले जो हालत होती थी ना जर्मनी की जॉब मार्केट की, उस वक्त तो ये कहा जाता भाई जर्मनी आ जाओ, कुछ ना कुछ मिल जाएगा और कुछ ना कुछ हो जाएगा। मतलब मैं पर्सनली खुद भी ये कहता था कि भाई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप कश्तियाँ चला के आ जाओ जर्मनी में, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ कर लोगे, कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर। तो अब वो सूरत हाल नहीं है, अब यहाँ पर जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है। इवन दो कि अगर आपकी ऑलरेडी जॉब है
तो उसके बारे में भी बड़े सारे लोग कंसर्न हैं, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है, उसे उसकी वजह से जॉब मार्केट ऐसी है, तो उसकी वजह से जिनकी ऑलरेडी सेफ सिक्योर जॉब चल रही है, उनको भी भाई नहीं पता कि उनकी जॉब कब तक सेफ है और कब तक सिक्योर है। तो उस वजह से यहाँ पर जो बड़े सारे क्लाउड्स, बड़े सारे बादल हैं जो है वो अनसर्टेनिटी के यहाँ पर अभी मंडला रहे हैं जॉब मार्केट्स के ऊपर, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। तो ये तो थी जॉब मार्केट की अपडेट। अब बात कर लेते हैं हम उन लॉज के बारे में जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अगर ये आ गए तो जर्मनी की नेशनैलिटी लेना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जी वो लॉ है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो प्रिपरेशन है, मतलब ड्राफ्ट हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं जी ड्राफ्ट हो चुका है, मतलब ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि वो ड्राफ्ट हो चुका है और वो इम्प्लीमेंट होने वाला है। और वो लॉ ये है कि अब जर्मनी की नेशनैलिटी लेने के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज का C1 लेवल करना ज़रूरी हो जाएगा। पहले B1 लेवल अगर आपका होता था तो आप PR लेने के बाद जर्मन नेशनैलिटी ले सकते थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो लॉ ड्राफ्ट हो चुका है या हो रहा है या इम्प्लीमेंट होने वाला है। इस तरह की अभी खबरें ही चल रही हैं, मतलब ऐसे कोई कॉन्क्रीट कोई खबर नहीं आई है कि जी ये लॉ हो आ चुका है या आ जाएगा, ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन कहा ये जा रहा है कि उस लॉ के बारे में कि C1 लेवल की लैंग्वेज करना लाज़मी हो जाएगा। अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज का C1 लेवल नहीं होगा, तो आप जर्मन नेशनैलिटी के लिए क्वालीफ़ाई नहीं करेंगे। तो अभी बताने का मकसद ये है कि ऐसा कोई लॉ अभी आया नहीं, कोई कॉन्क्रीट कोई बड़ी फ़र्म न्यूज़ आई नहीं है, कन्फर्म न्यूज़ आई नहीं है कि जी ये लॉ कन्फर्म आएगा ही आएगा या ये ड्राफ्ट हो चुका है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये कुछ जर्नलिस्ट ने या कुछ न्यूज़ एजेंसीज़ ने ये खबर उड़ा दी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये खबर उड़ाई है कि वो होता है ना टेस्ट द वाटर, मतलब लोगों का रिएक्शन। तो देखें इस तरह की खबर उड़ा के कि लोगों का रिएक्शन क्या आता है, तो उस पर ऑब्वियसली लोगों का रिएक्शन, खासकर जो ये इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो लीगल हों, चाहे वो इल्लीगल हों, चाहे वो फ्यूचर इमिग्रेंट्स हों, चाहे वो PR होल्डर्स हों, चाहे वो नेशनैलिटी के करीब हों, उनका ऑब्वियसली रिएक्शन तो बहुत बुरा है कि यार C1 अगर हो गया तो यहाँ पे B1 बड़े सारे लोगों के लिए करना मुश्किल होता है। तो C1 तो मतलब, क्योंकि B1 के बाद B2 आता है, फिर C1 होता है और वो बहुत ही प्रोफिशिएंट लेवल होता है जर्मन लैंग्वेज का। तो अगर वो लॉ आ गया तो बड़े सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जर्मन नेशनैलिटी लेना। लेकिन अगेन ये अभी डिस्कशन में है, कुछ कह रहे हैं रूमर्स हैं, कुछ कह रहे हैं ये ड्राफ्ट के अंदर है, तो अभी कोई फर्म न्यूज़ नहीं आई। लेकिन अगर कोई भी कन्फर्म न्यूज़ आएगी तो वी विल मेक श्योर कि मैं आपको उसके बारे में अपडेट करूँ, इसी तरह की कोई भी वीडियो बना के इन फ्यूचर। अब ये लॉ आता है या नहीं आता, लेकिन हालात जो जर्मनी के अंदर, बल्कि पूरे EU में, बल्कि इवन आप अमेरिका में भी देख लें, बहुत ही एंटी इमिग्रेंट्स जो है ना हालात अब दुनिया में पैदा हो रहे हैं। वो सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं है, EU में, पूरे जर्मनी में भी ये है। मतलब अभी जब ये इलेक्शन हो रहे थे तो बड़े सारे फ्लायर्स भेजे गए थे कुछ इमिग्रेंट्स को उनके पोस्टल एड्रेसेस के ऊपर। मतलब वो फ्लायर, वो डमी टिकट बना हुआ था और उसके ऊपर जो मवाद था उसका मफहूम ये था कि हम आ रहे हैं आपके पास और हम आपको डिपोर्ट करेंगे। और वो जहाज़ का टिकट उन्होंने बना के दिया हुआ था, मतलब डमी टिकट बना के दिया हुआ था, उस पर लोगों के नाम थे और उनके पोस्टल एड्रेस पे भेजा गया था। तो उस वक्त भी इमिग्रेंट्स के अंदर बहुत ही तशवीश की फ़िज़ा फैल गई थी कि यार ये अगर इनको हमारे एड्रेसेस भी पता हैं और हमारे एड्रेसेस पर अगर ये डमी टिकट बना के भेज रहे हैं और उस पर लिख कर भेज रहे हैं कि हम आपके पीछे आ रहे हैं और हम जैसे ही हमारी हुकूमत आएगी तो हम आपको यहाँ से निकाला करेंगे, देश निकाला जिसे कहते हैं ना, तो वो इनको डिपोर्ट करेंगे। तो वो उस वक्त यहाँ की मीडिया ने भी, कुछ मीडिया के आउटलेट्स ने भी इस मामले को उठाया भी था, कुछ ऐसे लोगों के इंटरव्यू भी किए थे, उनकी फीलिंग्स भी शेयर की थी। तो ओवरऑल यहाँ पे एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स बने हुए हैं। और सिर्फ ये नहीं कि जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको ही खतरा है, बल्कि लीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ भी सेंटिमेंट्स हैं यहाँ पे अब पाए जा रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे राइट विंग पूरे EU में भी, अमेरिका में भी और इवन जर्मनी में भी अब राइट विंग पार्टी ही जीती है, मतलब मेजॉरिटी उसी को मिली है। उसको कोएलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी उन्हीं की है, तो ऑब्वियसली जिसकी मेजॉरिटी है उसकी ही ज़्यादा चलेगी। तो यहाँ पर सेंटिमेंट्स भी इमिग्रेंट्स के काफ़ी ख़िलाफ़ हो गए हैं, बड़े सारे लोगों के, पूरी सोसाइटी के। तो उससे सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स को ख़तरा नहीं है, अब लीगल इमिग्रेंट्स को भी ख़तरा है। क्योंकि ऐसे लॉज भी डिस्कस किए जा रहे हैं कि जी अगर आपके पास इवन नेशनैलिटी है तो आपकी नेशनैलिटी भी रिवोक की जा सकती है अंडर स्पेसिफिक या वेरी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो जो लोग नेशनैलिटी होल्डर्स हैं
उनमें भी तशवीश पाई जाती है कि भाई अब तो हमारे पास नेशनैलिटी है लेकिन हम फिर भी सेफ नहीं है। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके कोई बहुत बड़ा क्राइम साबित हो गया या आप थ्रेट टू द सोसाइटी साबित हो गए, ये भी यहाँ पे न्यूज़ चल रही हैं कि इस तरह के लॉज़ बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिनके पास ऑलरेडी नेशनैलिटी है, उनकी नेशनैलिटी भी रिवोक की जा सकती है। उसके बाद अभी रिसेंटली 2 दिन पहले 4 लीगल रेज़िडेंट्स को जो कि जर्मनी में रह रहे थे, उनको भी डिपोर्ट किया गया है बर्लिन में। अच्छा हुआ ये कि वो यहाँ पे बर्लिन में एक प्रोटेस्ट हो रहा था, प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट के अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहे थे और उनमें 3 तो ईयू के सिटीजन्स थे और एक अमेरिकन सिटीजन था जो यहाँ पर वीज़े के ऊपर आया हुआ था जर्मनी में। तो उन चारों को डिपोर्ट करने के मतलब ऑर्डर्स दे दिए गए हैं और उनको ये कह दिया गया है कि जी 21 अप्रैल तक आपने जर्मनी को छोड़ देना है और अगर आपने नहीं छोड़ा तो हम आपको फोर्सफुली डिपोर्ट करेंगे। अगेन रिमाइंड यू, चारों लीगल रेज़िडेंट्स थे जर्मनी के और बल्कि अभी तक हैं, अभी तो हैं वो हैं जर्मनी में। तो 3 ईयू सिटीज़न्स थे और ईयू में क्योंकि ये होता है कि अगर आप ईयू के सिटीज़न हो तो आप फ्रीली पूरे ईयू में मूव कर सकते हो, रह सकते हो, जॉब कर सकते हो। तो 3 लीगल ईयू के सिटीज़न्स थे जो जर्मनी में रह रहे हैं और एक अमेरिकन सिटीज़न है जो कि अमेरिका से वीज़े पर जर्मनी आया हुआ है। तो उन चारों को डिपोर्टेशन ऑर्डर या मुल्क छोड़ने के ऑर्डर उनको इशू कर दिए गए हैं। उनके लॉयर का भी मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहा था कि जी अभी तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। अच्छा, उन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि जी हमास के सपोर्टर हैं, मतलब हमास जो यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टर्म की जाती है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जी ये उसके सपोर्टर हैं। इन्होंने कुछ ऐसे स्लोगन्स यूज़ किए हैं या कुछ ऐसे साइंस यूज़ किए हैं या इवन के एक पे इल्ज़ाम ये भी लगाया कि इसने यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है या जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ का ऑफिसर है उसको इंसल्ट किया है, या ये जो है थ्रेट टू द सोसाइटी है या थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर इन जर्मनी है या थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी हैं। तो इस वजह से हम इनको जर्मनी से निकाल रहे हैं या निकालने का ऑर्डर दे रहे हैं। तो खैर अभी कोर्ट में वो केसेस चल रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कि यहाँ पे अब इतने एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स हैं कि जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं या जो लीगल रेजिडेंट्स हैं या इवन जिनके पास नेशनैलिटी है या जिनके पास पीआर है या जो इवन अमेरिकन सिटीज़न है या जो इवन ईयू के सिटीजन्स हैं, उनके ऊपर भी इस वक़्त जो है ख़तरात जो हैं चल रहे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो ख़तरा इस वक़्त जर्मनी पर मंडला रहा है, बल्कि वो पूरे यूरोप पर मंडला रहा है, और वो जो ख़तरा है वो है रशिया का ख़तरा। रशिया और यूक्रेन की वॉर जो बड़े अरसे से चल रही है, लेकिन यूरोप फिर भी इस वजह से सेफ फ़ील करता था क्योंकि अमेरिका उसके साथ था। लेकिन जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है, इन्होंने जो यूक्रेन के सदर के साथ किया व्हाइट हाउस में बिठाकर पूरी मीडिया के सामने, उसके बाद जेडी वेंस भी यहाँ पर म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल में आए थे, तो उन्होंने जो जिस तरह की स्पीच दी थी यहाँ जर्मनी में ही खड़े होकर ईयू को और पूरे जर्मनी को, वो जर्मनी के खिलाफ ही बोल पड़े। हालांकि सारे लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि जी ये रशिया के खिलाफ बोलेंगे और जर्मनी और यूरोप के फेवर में बोलेंगे, लेकिन उन्होंने जर्मनी में यूरोप के हार्ट में ही खड़े होकर जर्मनी और यूरोप को ही लेक्चर देना शुरू कर दिया। उसके बाद ट्रंप ने जो अपनी सपोर्ट काफ़ी हद तक ईयू से और जर्मनी से निकाल ली है और जो टैरिफ्स अब वो आयद कर रहे हैं, मतलब उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ही एंटी यूरोप, बहुत ही एंटी जो है जर्मनी और प्रो रशिया जो उनकी पॉलिसीज़ अभी हो रही हैं, इवन स्टेटमेंट्स देख लें आप, पॉलिसीज़ देख लें, एक्शंस देख लें, तो उसकी वजह से पूरे यूरोप पर और जर्मनी पर भी, क्योंकि जर्मनी भी यूरोप में ही आता है, तो बड़े सारे ये लोग जो है ना ये पैनिक हुए हैं इस वक्त, और यहाँ पे बड़ी पैनिक फैली हुई है। चाहे गवर्नमेंट्स हो गई, पूरे ईयू हो गई, ईयू कमीशन हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, जर्मनी हो गया, यहाँ की पब्लिक हो गई, तो अच्छी खासी इनमें पैनिक फैली हुई है। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने, जो जर्मनी की गवर्नमेंट है, उसने 3 डेज़ प्रिपेयर्डनेस प्लान जो है उन्होंने अनाउंस किया है और उसमें उन्होंने पब्लिक को गाइडलाइन दी है या गाइडेंस दी है या आप एडवाइस कह लें, वो दिए कि जी पब्लिक को अब हर वक्त तैयार रहना चाहिए 3 डेज़ के लिए। मतलब कोई भी इमरजेंसी अगर हो या कोई भी क्राइसिस सिचुएशन हो या कोई भी हमला हो, कोई भी जंग हो या कोई भी अनएक्सपेक्टेड क्रिटिकल सिचुएशन हो, तो पब्लिक को
3 दिन के लिए तैयार रहना चाहिए, मतलब उनके पास 3 दिन की सप्लाई होनी चाहिए कि वो सर्वाइव कर सकें। चाहे वो फूड सप्लाईज़ हों, चाहे वो आपके लेट्स से फ़ोन हो गए, ये चार्जर हो गए, या इस तरह की फ़र्स्ट एड हो गई या मेडिसिन हो गई, ये आपके पास एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि आप 3 डेज़ सर्वाइव कर सकें। लेट्स से कोई जंग छिड़ जाती है, हमला हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी आउटेज हो जाती है, या कोई साइबर हमला हो जाता है, या कुछ भी, मतलब बैंक सिस्टम पे हमला हो जाता है, जिस तरह वॉर्स के अंदर होता है। तो इस तरह की कोई भी सिचुएशन या क्राइसिस सिचुएशन आती है, तो उस वक़्त जो सप्लाईज़ जो है इम्पैक्ट होती हैं, तो उस इम्पैक्ट से बचने के लिए इन्होंने अपनी पूरी पब्लिक को जो है अनाउंस किया है कि आपके पास 3 डेज़ प्रिपेयर्डनेस प्लान होना चाहिए। उसमें क्या है, उसमें ये है कि आपका एक बैग तैयार होना चाहिए जो कि इमरजेंसी या क्राइसिस के अंदर आप लेके निकल सकें। आपके पास आपका फ़ोन होना चाहिए, चार्जर होना चाहिए, पावर बैंक होना चाहिए, आपके पास एक टॉर्च लाइट होनी चाहिए, आपके पास कैन्ड फूड होना चाहिए, मतलब जिसको पकाना ना पड़े, वो आप ऑलरेडी ऐसे ही सर्व कर सकें, मतलब ऐसे ही कंज़्यूम कर सकें उसको। ताकि लेट्स से यहाँ पे क्योंकि सारे स्टोव ज़्यादातर चूल्हे जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, तो अगर कोई क्राइसिस सिचुएशन होती है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो आप खाना कैसे पकाएँगे? तो उन्होंने कहा है कि जी आपके पास कैन्ड फूड होना चाहिए, और इतना होना चाहिए कि 3 दिन तक एटलीस्ट आप सर्वाइव कर सकें। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर लोगों में बड़ी पैनिक सिचुएशन है। लेकिन कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जी ये इन्होंने एक जनरल प्लान जो है अनाउंस किया है, क्योंकि ऑब्वियसली जब से अमेरिका ने कहा है कि जी पूरे ईयू को जो है ना अपने जीडीपी की ज़्यादा परसेंटेज अपने जो है डिफेंस और सिक्योरिटी और फ़ौज के बजट में लगानी चाहिए, मतलब अपना डिफेंस बजट ईयू को बढ़ाना चाहिए। तो तब से इन लोगों ने अपना डिफेंस बजट भी बढ़ाना शुरू किया है, और उसी पैराहे में इन्होंने ये भी अनाउंसमेंट की है जी कि पब्लिक भी अवेयर होनी चाहिए, और पब्लिक को भी इंस्ट्रक्ट किया है कि आपको भी तैयार रहना चाहिए इस तरह की किसी क्राइसिस सिचुएशन की। तो जी ये थी ओवरऑल पूरे ईयू की और जर्मनी की जो है हालात अपडेट्स। आई नो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन आई ट्राई कि जो भी रीज़नेबल, जो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड या जो भी रियलिटी है वो पहुंचाई जाए और वो रखी जाए, रादर देन कि जी सब अच्छा है और जर्मनी आ जाएँ आप और ये ऐसा। तो आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको रियल पिक्चर दूँ जर्मनी की और ईयू की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।